स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर की इस क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। फर्स्ट पेपर तकरीबन हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो इंश्योरेंस का था, बीमा का था, उसमें लास्ट जो टॉपिक था अपना इंश्योरेंस के जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस यानी बीमा के सिद्धांत। आज मैं आपको सेकंड जो पेपर है आपका इंडस्ट्रियल लॉ का, औद्योगिक संनियम का, उसके सिलेबस के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी, क्योंकि कोई भी पेपर पढ़ने से पहले मुझे लगता है कि हमें उसके बारे में कम से कम ये पता होना चाहिए कि इस पेपर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आम पेपर की तरह, यानी हम यूँ कहें कि जैसा कि हमें पता है कि हमारा हर पेपर 5 यूनिट्स में डिवाइड होता है, तो इंडस्ट्रियल लॉ का जो पेपर है वो भी 5 यूनिट्स में आपका डिवाइड है, जिसमें फर्स्ट यूनिट में हम द फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 पढ़ेंगे। फैक्ट्रीज़ एक्ट यानी हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे, कारखाना अधिनियम 1948। कारखाना के बारे में हम सभी ने सुना हुआ है, कारखाना क्या होता है और कारखाना में कौन सा एक्ट लागू होता है, जैसा कि आपके सामने ही इसमें है द फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948। तो फैक्ट्रीज़ एक्ट इस यूनिट में सिर्फ एक ही एक्ट है, चूँकि काफ़ी बड़ा है, तकरीबन 7-8 लेसन इस पूरी यूनिट में आपके सामने रखे जाएंगे, जिसमें फैक्ट्री क्या होती है, फैक्ट्री के जो प्रोविज़न्स हैं वो क्या क्या होते हैं, इसी तरह से जो लेबर है उसके वेलफेयर से कंसर्निंग प्रोविज़न्स क्या है, उसकी सेफ्टी से कंसर्निंग जो प्रोविज़न्स हैं वो क्या है, उसकी हेल्थ से कंसर्निंग प्रोविज़न क्या है, एक लेबर को वो मेल है, फीमेल है, चाइल्ड है, तो उनको किस तरह की लीव्स मिलती है, किस तरह की छुट्टियां मिलती है, और किन्हें काम पर रखा जा सकता है, किन्हें नहीं, रात्रि नाइट की जो शिफ्ट होती है वह किसे दी जा सकती है, किसे नहीं दी जा सकती है, इससे कंसर्निंग जितनी भी बातें हैं वो सब हम फैक्ट्री एक्ट के तहत पढ़ेंगे। तो फर्स्ट यूनिट आपका पूरा कारखाना अधिनियम का रहेगा। सेकेंड यूनिट द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 और द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 यानी औद्योगिक विवाद अधिनियम, इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक, डिस्प्यूट यानी विवाद अधिनियम 1947। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कारखाने हैं, उसमें जो पैसा लगाते हैं वो लोग और होते हैं, काम करने वाले लोग और होते हैं, तो इन दोनों के बीच में किसी न किसी बात को लेकर के विवाद होते ही रहते हैं। तो इन विवादों के क्या कारण होते हैं, किस तरह इन विवादों को दूर किया जा सकता है, और जब विवाद होते हैं तो ये किस रूप में हमारे सामने आते हैं, जैसे स्ट्राइक हो रही है, तालाबंदी हो रही है, रिट्रेंचमेंट हो रहा है, ले ऑफ यानी काम बंदी हो रही है, छटनी हो रही है मज़दूरों की, तो इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आती है। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होते हैं, ये किन किन लोगों के बीच में हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के क्या कारण रहते हैं, क्या इसके रिजल्ट यानी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इन्हें दूर किस तरह से किया जा सकता है, और इनका सेटलमेंट करने के लिए जो एक मशीनरी काम करती है उस मशीनरी के कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं जिनसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का सॉल्यूशन हो जाता है। इसी तरह से हड़ताल है, तालाबंदी है, काम बंदी है, छटनी है यानी स्ट्राइक कहते हैं इसे हम, स्ट्राइक है, रिट्रेंचमेंट है, ले ऑफ है, तो इनकी डिटेल स्टडी हम इसी सेकेंड यूनिट के फर्स्ट एक्ट यानी द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में करेंगे। इसी तरह से जो सेकेंड टॉपिक है इसका, द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, मज़दूर काम मज़दूरी पाने के लिए करता है, तो मज़दूर को मज़दूरी कितनी दी जाए, मज़दूरी कहते किसे हैं, कम से कम कितनी मज़दूरी मिलनी चाहिए, कब मज़दूरी का पेमेंट होता है, अलग अलग कारखाना और अलग अलग काम के नेचर पर डिपेंड करता है कि मज़दूरी का भुगतान किस तरह से किया जाए, उसमें कौन कौन सी कटौतियाँ की जा सकती है, कौन कौन सी ऑथोराइज्ड यानी अधिकृत कटौतियाँ होती है, कौन सी कटौतियाँ ऐसी है जो अनऑथोराइज्ड मानी जाती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो हम डिटेल देखेंगे वह द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट यानी मज़दूरी भुगतान अधिनियम में देखेंगे। इसी तरह से जो यूनिट थर्ड है आपकी, उसमें तकरीबन 3 टॉपिक हैं। सबसे बड़ी यूनिट आपकी थर्ड यूनिट है, थोड़ी भारी भी रहेगी, कहने का मतलब है थोड़ी सी टिपिकल और थोड़ी सी बर्डन वाली यूनिट है।
पहला एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1926 1926। दूसरा द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट बोनस भुगतान अधिनियम। नेक्स्ट है द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट। ये तीन जो एक्ट हैं ये आप थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे, जिसमें कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम कहाँ लागू होगा, कहाँ लागू नहीं होता है, इसका फ़ायदा कब किसी एम्प्लॉय को मिलता है, कब नहीं मिलता है। इसी तरह से एक्सीडेंट क्या होता है, पर्सनल इंजरी क्या होती है यानी व्यक्तिगत दुर्घटना जिसे हम कहते हैं वो क्या होती है, और जो टोटल डिसेबलमेंट है, जो पार्शियल डिसेबलमेंट है यानी अशक्तता जिसे हम कहते हैं, पूर्ण अशक्तता, आंशिक अशक्तता, तो इन सब चीज़ों के बारे में इसी एक्ट में हम पढ़ेंगे, द एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में। इसी तरह से द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, बोनस के बारे में हम सभी ने सुना है, और बोनस को लेकर के जो लेबर में चार्म होता है उसकी तो बात ही कुछ अलग होती है, और बोनस चूँकि उनका हक बनता है तो बोनस डिक्लेयर करने से कंसर्निंग बोनस के भुगतान को लेकर के जो प्रोविजंस हैं वो आप इसी एक्ट में पढ़ेंगे। इसी तरह से कर्मचारी भविष्य निधि द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से कंसर्निंग जितने भी प्रोविजंस हैं वो द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट के तहत हमें पढ़ना है। इसी तरह से जो आपकी फोर्थ यूनिट है, यूनिट फोर्थ द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम की काम करते समय यदि कर्मचारी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, यदि वहाँ पर वह अशक्त हो जाता है या अपंग हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्षतिपूर्ति को लेकर के क्या प्रोविज़न है, किन परिस्थितियों में, यानी इन विच सर्कमस्टांसेस द एम्प्लॉयर इज लाइबल फॉर द कंपनसेशन ऑफ अ वर्कमैन एंड इन विच कंडीशन ही डज नॉट लायबल। ये चीज़ें हम इसी एक्ट में पढ़ेंगे कि किन परिस्थितियों में वह कंपनसेशन देता है और किन परिस्थितियों में वो इनकार भी कर सकता है, तो ये कंपनसेशन एक्ट में हम पढ़ेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इसमें नेक्स्ट एक्ट रहेगा द मिनिमम वेजेस एक्ट यानी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। हमने अभी ऊपर जो द पेमेंट ऑफ वेजेस की बात की थी उसमें कहा था मजदूर मजदूरी के लिए काम करता है। कोई भी व्यक्ति कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जब वो करता है, कोई भी आर्थिक क्रिया जब वो करता है, तो वह उसे दान की तरह नहीं करता है, वह उसे दया की तरह नहीं करता है, उसे कुछ पाना होता है इसीलिए वो करता है, क्योंकि वो पाना उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसलिए सवाल ये उठता है कि एक मजदूर को मजदूरी कितनी मिलनी चाहिए, तो यहाँ पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है जो हमें ये बताता है कि एक मजदूर को न्यूनतम कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए, तो उससे संबंधित, उससे रिगार्डिंग जितने भी प्रोविज़न्स हैं वो हम इसी में पढ़ेंगे। और जो लास्ट एक्ट इसका रहेगा फैमिली पेंशन फंड एक्ट का, कि जब श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो डिपेंडेंट है या उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, और यदि फीमेल लेबर थी तो मेल, और मेल लेबर है तो फीमेल, उसको कितना पेंशन दिया जाएगा, इन सब के बारे में फैमिली पेंशन फंड एक्ट के तहत बताया गया है। लास्ट यूनिट हमारी रहेगी यूनिट फिफ्थ। यूनिट फिफ्थ में दोनों जो एक्ट हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है, द इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 श्रम संघ अधिनियम। अभी अभी हमने बात की थी डिस्प्यूट की, तो जिस समय डिस्प्यूट होते हैं उस समय यदि चाहे वो लेबर हैं या वर्कमैन है, चाहे वो एम्प्लॉयर है, यदि वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं, यदि उनकी यूनियन नहीं होती है, तो उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज़ में यूनियन की जो सिचुएशंस हैं उनको देखते हुए द इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट बनाया गया है। ये एक्ट जो यूनियंस होती हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रेगुलराइज करता है, उनका रेगुलेशन भी करता है। इसी तरह से यदि यूनियन रजिस्टर्ड होना चाहता है तो उससे कंसर्निंग सारे प्रोविजंस इसी में होते हैं। रजिस्टर्ड यूनियन के क्या एडवांटेज होते हैं और क्या और जो नॉन रजिस्टर्ड होती है उसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, वो सब इसी में आता है। रजिस्ट्रेशन के बाद में यूनियन एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी बन जाता है। इसी तरह से इसी चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि क्या श्रम संघ हमेशा से लड़ने वाले ही माने गए हैं या इनका
कोई और काम भी होता है। तो यूनियन का नाम आते ही हमें ये लगता है कि स्ट्राइक का जो एक सीन है वो हमारी आंखों के सामने आ जाता है, तालेबंदी का, घेराव का, ये सब चीज़ें हमारे जहन में आती है। लेकिन यूनियन हमेशा इस तरह की एक्टिविटी के लिए ही नहीं बनती है। लेकिन जब यूनियन के इंटरेस्ट पर आघात होता है, उसके इंटरेस्ट के खिलाफ काम होता है, उसके डिमांड पर गौर नहीं किया जाता है, उसके अधिकारों के विरुद्ध काम किए जाते हैं, तो यूनियन को इस तरह के स्टेप भी लेने पड़ते हैं। हालांकि इस तरह के स्टेप्स के लिए भी इंडस्ट्रियल लॉ में, हम यूँ कहें द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में कई तरीके के प्रोविज़न किए गए हैं कि आप किन परिस्थितियों में हड़ताल लीगल होती है, किन परिस्थितियों में वह इलीगल हो जाती है। तो उससे कंसर्निंग जो प्रोविज़न्स हैं वो सारे द इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में बताए गए हैं। लास्ट जो अपना चैप्टर रहेगा या एक्ट रहेगा वह पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 रहेगा कि जिस समय कर्मचारी रिटायर होता है तो ग्रेजुटी के रूप में उसे कितनी अमाउंट दी जा सकती है, मैक्सिमम कितनी दी जा सकती है, उसका कैलकुलेशन किस तरह से होता है, इसके लिए एलिजिबल व्यक्ति कौन होता है। तो ये सारे प्रोविज़न्स हम द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट में देखेंगे। तो इस तरह से ये जो पांचों आपकी यूनिट है मैंने आपके सामने रखी है, और इसे आप जब तक आपका सिलेबस नहीं आता है तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेके, और मैं तो बल्कि ये कहूँगी कि इसके लिए भी एक छोटी नोटबुक आप मेंटेन करें और उसमें आगे वाले पेज पर ये सारी जो सिलेबस का जो पूरा फाइल है वो आप उस पर नोट कर लीजिए। हिंदी में एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। यूनिट फर्स्ट रहेगा द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 यानी कारखाना अधिनियम 1948। सेकेंड यूनिट द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 यानी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। सेकेंड है इसमें द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 यानी मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। यूनिट 3 एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1927 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1926। नेक्स्ट द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट बोनस भुगतान अधिनियम। नेक्स्ट तीसरा जो एक्ट है द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड्स यानी कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम। यूनिट 4 द वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 यानी कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम। इसी में सेकंड है द मिनिमम वेजेज एक्ट न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम। और नंबर 3 है फोर्थ यूनिट में फैमिली पेंशन फंड एक्ट परिवार पेंशन अधिनियम। पांचवी यूनिट में दो ही एक्ट हैं द इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट यानी श्रम संघ अधिनियम और लास्ट पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी यानी ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं इसके लिए बुक मैं आपको बता देती हूँ। हालांकि इसमें भी दोनों बुक मैंने लास्ट में हिंदी वाली दोनों किताबें दिखाई दे रही है, और नौलखा आरबीडी पब्लिकेशन की RL नौलखा की रहेगी, रमेश बुक डिपो की आप ये भी खरीद सकते हैं, औद्योगिक विधि शर्मा डॉक्टर अशोक शर्मा अजमेरा बुक कंपनी की भी ले सकते हैं। जो आपको ठीक लगे वो बुक आप ले सकते हैं। और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी कई सारी बुक्स इसमें हैं। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज बाय बड़ी पब्लिशर इंडिया न्यू दिल्ली से है। इंडस्ट्रियल लॉ चावला आरसी और गर्ग केसी की है। एलिमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल लॉ कपूर एनडी की है, बहुत अच्छी किताब है एनडी कपूर की, आप ले सकते हैं। इसी तरह से ये जो एस सी श्रीवास्तव की इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज है, बहुत अच्छी किताब है, ये भी आप ले सकते हैं। जो आपको ठीक लगती है वो किताब आप ले लीजिए। लेकिन इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान दें, बुक लेने से पहले कंटेंट आप अपने साथ रखें। कम से कम ये जो एक्ट मैंने इसमें बताए हैं वो एक्ट आपको आपके साथ रखने हैं, तभी आप किताब परचेज करेंगे, उसके पहले नहीं। ऐसा नहीं हो कि बुक आपने इसमें से देख करके राइटर परचेज कर ली लेकिन उसमें कंटेंट नहीं मिले तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कंटेंट देखने के बाद ही आप बुक को परचेज करें। कल से हम फर्स्ट यूनिट लेंगे द फैक्ट्रीज एक्ट, जिसमें हम फैक्ट्री क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और फैक्ट्री से कंसर्निंग जो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है हम उसके बारे में बात करेंगे कि कैलेंडर ईयर क्या होता है, फैक्ट्री हम किसे कहते हैं, शिफ्ट किसे कहते हैं, यंग की डेफिनेशन क्या है, चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है, एडोलेसेंट यानी किशोर की डेफिनेशन क्या है, ओवर टाइम वेजेज क्या होती है,
इसी तरह से कई दूसरी डेफिनेशंस हैं जो हमें पूरे फैक्ट्री एक्ट को पढ़ते समय बार बार जिन वर्ड्स का हमें यूज़ करना है, तो वो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप देखना नहीं भूलेंगे और बिल्कुल ध्यान से उस क्लास को देखेंगे और सिलेबस सभी स्टूडेंट नोट करेंगे, पॉजिटिवली इसे नोट करेंगे और अपने पास रखेंगे। थैंक यू।